everyone, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter 5 Biology class 9th. ये जो आपका चैप्टर है वही बायोलॉजी से लिया गया है और ये जो चैप्टर है इसमें आपका अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में आपको जानने की कुछ चीज़ें मिलेंगी। किस तरह से कि आपकी बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है, इसमें क्या क्या जो फंक्शंस होते हैं किस तरह से पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर। बट ये जो चीज़ें होती हैं ये कैसे पॉसिबल होती हैं, किसके द्वारा पॉसिबल होती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपका चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये स्टडी सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो कॉर्क होता है, कॉर्क क्या होता है कॉर्क क्या होता है कि जो कॉर्क है वो क्या है कि एक बार्क होती है ट्री की जो छाल होती है, जो डैमेज होने के बाद आपने देखी होगी पेड़ के तने के ऊपर आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। कॉर्क में क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देते हैं। जब उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो जो उनका खुद का सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप था उसके अंडर उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल्स का। जो सेल्स एक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड था, जिसका मीन्स क्या था, फॉर ए लिटिल रूम, कि एक छोटा कमरा। तो उन्होंने जो रॉबर्ट हुक, उन्होंने कौन से सन में किया, इन 1665। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आपको क्या बताना है, नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, और कब किया, इन 1665 में। किसके द्वारा किया कि एक बार्क ऑफ ट्री की बार्क को यूज करा, जिसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा, फिर उसके बाद उन्होंने इसका नाम क्या रखा, इन बॉक्सेस का नाम क्या रखा, सेल्स। तो सेल्स जो लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग क्या था, लिटिल रूम। अब उन्होंने देखा कि जो सेल हैं, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्जामिन की, उसके बाद उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, सेल्स। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनाइज मेड अप ऑफ। तो जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो क्या सभी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म की होती है सेल से बनती हैं, यस। जो लिविंग बॉडी होती हैं वो सभी किसके द्वारा बनती हैं, वो आपकी लिविंग बॉडी सभी की सभी सेल्स के द्वारा बनती हैं। आप सभी जैसे जानते हैं कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, फिर आपका टिश्यू के बाद आपका ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन के बाद क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेन सिस्टम के बाद आपका क्या बनता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज बनकर तैयार हो जाता है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं सेल से बनते हैं। सबसे पहले सेल है जो बेसिक यूनिट होती है जिसके द्वारा पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ये जो आपका इसमें जो आपकी एक्टिविटी दिखाई गई है उसमें क्या है कि एक ओनियन की पील ली है। ओनियन की पील से मतलब क्या होता है कि ओनियन के ऊपर आपने देखा होगा कि जब ओनियन को छीलते हैं तो छीलने के बाद उसमें से एक लेयर निकलती है जो पिन्नी की तरह होती है। उस पिन्नी की लेयर की हम क्या बनाते हैं, पहले स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने के बाद जब उसे हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें हमें बॉक्सेस दिखाई देते हैं। ये बॉक्सेस क्या से होते हैं कि इन बॉक्सेस को, जो बॉक्सेस होते हैं ये बॉक्सेस कैसे होते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि जो हमें एक बॉक्स के रूप में दिखाई देती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या होते हैं, हमारे बॉक्सेस को, इन्हें सेल्स कहते हैं। अब देखिए जो आपका है कि ये जो आपको माइक्रोस्कोप दिखाया गया है, इस माइक्रोस्कोप में कि इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब हमने स्लाइड इसके अंदर रखते हैं तो उसके बाद हम सेल्स को ईजीली देख सकते हैं। अब जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है कि सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील, इसका मतलब क्या है, जब हमने सेल्स देखी किसकी, ऑनियन पील की,
अंडर माइक्रोस्कोप, तो आप देख रहे हैं जो इनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, बॉक्सेस के टाइप की होती है। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो इन्हें हमने क्या नाम दिया था, सेल्स। इन सेल्स के द्वारा ही हमारी बॉडी बनती है। जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ब्रिक्स की, उसी तरह हम बॉडी को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सेल्स की। तो सेल्स हमारी क्या हो गई, बेसिक फंडामेंटल यूनिट हो गई। अब है आपका कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, क्या इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, कैसी इनके स्ट्रक्चर्स होती है। तो क्या सबकी स्ट्रक्चर सेम होती है, यस। जो स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर, मींस क्या है कि सबकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, सेम होती है, मींस बॉक्सेस टाइप होती हैं। बट जो उनका शेप है, साइज़ है, वो क्या होता है, हर सेल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो किस पर डिपेंड होता है, उनके फंक्शंस पर, कि वो क्या काम करती हैं, कहाँ की वो सेल्स हैं, उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या देखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। उसके बाद ही हमें पता लगता है कि जो उनकी सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं, जो डिपेंड करती हैं उनके फंक्शंस पर। अब जो है आपका, इसलिए जो क्लियर हो गया, जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग यूनिट। बिल्डिंग यूनिट मतलब क्या है, बिल्डिंग को बनाने के लिए जिन यूनिट्स की ज़रूरत होती है वो क्या है, हमारी सेल्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया, सेल्स। अब आपको नॉट ओनली ओनियन, मीन्स कि कोई भी लिविंग बॉडी हो वो किसकी बनी हुई होगी, सेल्स की। अब ये सेल्स कैसी होती हैं, सिंगल सेल भी हो सकती हैं और आपकी मल्टी सेल्यूलर हो सकती हैं। तो पहले जो आपका ये बॉक्स दिया गया है मोर टू नोन जानने के लिए, इस पर भी हम पहले फोकस कर लेते हैं। तो सेल्स क्या है, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि सेल्स किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। उसके बाद ही ऑब्जर्व दैट सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप, कि इन्होंने जो अपना सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था उसमें अंडर माइक्रोस्कोप देखा। उसके बाद उन्होंने सेल्स को फाइंड आउट किया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम करा कि सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, इसके बारे में डिस्कवरी की इन 1831 में। नेक्स्ट फिर कौन आया, पुर्किंजे। पुर्किंजे ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब आपकी आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है कि सेल हमारी बनती कैसे हैं। तो सेल्स के लिए थोड़ी मेन थ्योरी क्या थी, जो किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वाइन ने। जो आपसे पूछा जाए कि जो 2 बायोलॉजिस्ट थे, क्या नाम थे उनके, स्लाइडेन एंड स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया। इन्होंने क्या करा कि सेल थ्योरी के बारे में बताया कि जो सेल होती हैं वो कैसे बनती हैं, प्री एग्जिटिंग सेल से बनती हैं। बट ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद कौन आए, विर्चाओ आए। उन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं वो पहली ही सेल से ही बनती हैं। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है कि इसमें इजीली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को भी हम इजीली सीन कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने बताया जो सेल्स हैं, एक सेल से पहले 2 बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं। इस तरह से सेल की थ्योरी डेवलप हुई। अब जो सेल है हमारी, मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स की होती हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर सेल। सिंगल सेल क्या होती हैं, जो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जो सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई हो, उस जैसे कि आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, वो सब क्या हैं आपके, कि ये हमारे सिंगल सेल होते हैं। इन्हें हम यूनिसेल्यूलर के नाम से भी जानते हैं, यूनिसेल्यूलर। ऑन द अदर हैंड, अब मैंने दूसरा नाम आपको क्या बताया, ऑन द अदर हैंड में क्या बताया है कि मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल सेल। जब बहुत सारी सेल जुड़कर एक सिंगल बॉडी बनाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर। मीन्स जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब क्या हैं आपके, मल्टी सेल्यूलर। सो कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम यूनिसेल्यूलर। जैसे मैंने आपको बताया कि अब अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं हमारे यूनिसेल्यूलर। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर सेल्स के बारे में, जो उनकी सेल्स होती हैं।
अब जो मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स रखती हैं। उनके अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी जो सेल्स होती हैं उनके शेप में भी डिफरेंस होता है। जैसे आपकी मैंने यहाँ पे दिखाई है स्मूथ मसल्स सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, फैट सेल, स्पर्म, बोन सेल, ओवम, ये सब क्या हैं? वेरियस सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। आप सभी जानते हैं ये सेल्स, जैसे ब्लड सेल्स हैं ब्लड में पाई जाती हैं, नर्व सेल हैं नर्व के अंदर पाई जाएगी, ओवम है, ओवम जो सेल के ओवम जो बनता है वो ओवम सेल अलग होती हैं, स्पर्म सेल अलग होती हैं। तो इनकी शेप और साइज़ में भी क्या होता है? डिफरेंस पाया जाता है। अब जो हम इसके आगे पढ़ेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि क्या जो सेल हैं, ये सेल इनका शेप साइज़ भी क्या है? स्पेसिफिक होता है टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वो उस परफॉर्म करती हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा की चेंजिंग करती रहती हैं शेप। आपने देखा होगा अमीबा क्या अपनी बॉडी की शेप को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। तो मीन्स क्या, उसकी जो सेल की शेप है वो भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। बट ऑल जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स, उनकी शेप क्या होती है? चेंज नहीं होती है। नर्व सेल हैव ए टिपिकल शेप। आपको पता है कि नर्व सेल अभी आपको दिखाई गई थी, उसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? टिपिकल होती है। तो ऑल लिविंग बींग्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो कैसी कैपेसिटी रखते हैं? बेसिक फंक्शन करने की। सभी लिविंग बींग्स के अंदर जो होती है वो शेप कैसी हो जाती है कि आपकी ऑल लिविंग बींग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं? उनके बेसिक फंक्शन के अकॉर्डिंग होती हैं। अब आपके सामने जो ये क्वेश्चन आएगा कि ईच सेल, अब देखिए, डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो डिफरेंट पार्ट होते हैं बॉडी के वो डिफरेंट टाइप के ही फंक्शन करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, में हार्ट पाया जाता है, वो क्या काम करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है। जो स्टोमक है वो डाइजेस्ट करता है फूड को। तो हर पार्ट का अलग अलग काम होता है। अब आपके जो सामने है कि ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी अपना एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। उसी के वजह से हमारी बॉडी सारा काम कर पाती है, ऑल फंक्शंस को, ऑल काम को सारे कर पाती है। अब देखिए, these organelles together constitute the basic unit called the cell. It is interesting that all cells are found to have some organelle, no matter what their function is or what organism they are found. कि जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। उन ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में, उनकी शेप के बारे में जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जो सेल है, सेल के जो मेन 3 फंक्शन, जो सेल होती है, सेल हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मतलब 3 पार्ट से मिलकर बनती है। जो जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि वाट इज़ ए सेल मेड अप ऑफ, कि आपकी जो सेल है वो किससे बनती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। तो सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल। मैंने अभी जैसे बताया, सेल्स जो है स्पेशल कंपोनेंट्स रखती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। हाउ इज़ ए सेल ऑर्गेनाइज, जो सेल है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है। यदि हम स्टडी करते हैं सेल की अंडर माइक्रोस्कोप, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स। 3 फीचर्स हमारे सामने आते हैं। तो वो फीचर्स हमारे सामने क्या क्या हैं? फर्स्ट है हमारा कि हमारा जो सेल होती है, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये जो 3 हैं, इन तीनों की वजह से हमारी सेल जो है डेवलप होती है। अब इन 3 पार्ट्स के बारे में पहले हम ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। जो सेल के बाहर आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन।
डेट सेपरेट। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो होती है डेट सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मींस जो सेल का अंदर का कंटेंट होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है, उसको जोड़ने से रोकती है। तो ये जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है कि अलाउ और परमिट डेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल में एंट्री और एग्जिट होने से क्या करती है कि एंट्री कुछ मटेरियल्स जो सेल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं उनको एंटर कर देती है, और जो बेकार की चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट होता है, उसको एग्जिट करने में हेल्प करती है। तो ये जो काम है, इट प्रिवेंट सम मूवमेंट ऑफ सम अदर एनिमल्स। इट आल्सो, यह रोकती है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स का, कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को भी ये प्रिवेंट करती है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स सेलेक्टिव की, क्योंकि सेलेक्टेड आइटम्स को भी ये सेल के अंदर जाने देती है। सम सब्सटेंसेस, अब आपने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कि जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूजन वर्ड हमने पहले भी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था। तो कहाँ पढ़ा था? जब किसी चीज़ की मिक्सिंग हो आपस में, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे जो मिक्सिंग होती है, जो डिफ्यूज़न होता है, वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। मीन्स कि एक रीज़न कैसा होता है? हाई, और एक रीज़न कैसा होता है? लो। तो जब हाई से लो कंसंट्रेशन के तरफ मूवमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा कि जो हाई कंसंट्रेशन है टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन तक, उसे हमने क्या बोला? डिफ्यूज़न। तो ये सब क्या पॉसिबल वाटर में भी ऐसा होता है? नहीं, वाटर में जो होता है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसलिए उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस। तो हमने जो डिफ्यूजन और गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन में O2 और CO2 का, जैसे O2 और CO2 क्या होती हैं? एक्सचेंज होती हैं। अब जो वाटर है आल्सो ओबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। जैसे मैंने भी आपको बताया कि वाटर भी जो है डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो करता है, बट इसमें क्या होता है कि जो वाटर पास होता है वो किसके द्वारा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। तो आपके सामने कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। तो आप क्या बताएंगे कि जो आपका डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन आपका विदाउट परमिएबल होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और ऑस्मोसिस के लिए क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। जो आपका डिफ्यूजन है वो गैसेस में होता है, और ऑस्मोसिस कहाँ पर होता है? लिक्विड में होता है। अब आपका इसी के बेस पर जो आपकी ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस क्या हो गई? इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब इसके आधार पर ही, इस सॉल्यूशन के आधार पर ही हमारे तीन टाइप की जो हैपन्स हैं हमारे सामने आते हैं। जैसे कि आपने कि ये जो तीनों आपको पॉइंट्स दिखाए गए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए कि इसमें तीनों सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और लास्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्या है हमारा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स क्या है? इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। मीन्स क्या है कि जो मीडियम है, जो सेल के सराउंडिंग का जो मीडियम है वो क्या रखता है? हाई वाटर कंसंट्रेशन सेल से। मीन्स क्या है? सेल में जो वाटर है, जो लिक्विड भरा हुआ है, वो क्या है? लो कंसंट्रेशन का है, और बाहर कैसा है आपका? हाई कंसंट्रेशन का है। तो जो हमारी सेल है वो क्या होएगी? सेल विल गेन वाटर। सेल क्या करेगी? वाटर को गेन करेगी। किसके द्वारा? बाय ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है किसके द्वारा? मेम्ब्रेन के द्वारा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स क्या हो गया इसका
कि जो वाटर है आपका, जो सेल गेन कर रही है कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जहाँ पर आपका दोनों तरफ का मीडियम सेम हो, ना कोई लो हो ना कोई हाई, तो मीन्स इक्विलिब्रियम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वहाँ पर कोई भी मूवमेंट की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक का बिल्कुल ही क्या होता है, अपोजिट होता है। मींस इसमें क्या है कि जो मीडियम है लो कंसंट्रेशन का होता है और जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है वो हाई कंसंट्रेशन का होता है। और जैसे मैंने आपको बताई है मूवमेंट कैसे होता है, हाई टू लो, तो सेल क्या करती है, विल लूज करती है वाटर को, किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जो है आपका कि इसमें आपने देखते हैं कि 10 ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न, कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कहने के लिए सेम केस हैं, बट एक ही डिफरेंस है कि वो डिफरेंस क्या है आपका, ओनली परमिएबल मेम्ब्रेन का। ये एक्टिविटी आप घर में भी किशमिश के साथ कर सकते हैं। अब जो है आपका जो इसमें डिफ्यूज़न जो है इज़ इम्पोर्टेंट है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो हमारा गैसेस में क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल, एक सेल की लाइफ के लिए वाटर और गैसेस दोनों ही एक्सचेंज, दोनों ही क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब जो आपका कि different molecules move in out of the cell through a type of transport requiring use of energy। जैसे जैसे एनर्जी की यूज़ ज़रूरत होती है वैसे वैसे मोलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये किसका बना हुआ होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का। मींस जो प्रोटीन है लिपिड्स की लेयर के बीच में पाया जाता है। तो दोनों तरफ किसकी लेयर होती है, लिपिड की, और बीच में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन। अब जो ये प्रोटीन पाया जाता है इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या एनेबल होती है कि वो सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बाहर के एनवायरनमेंट से इजीली सेल एनगल्फ करने में हेल्प करती है। जैसे कि अमीबा है, इस सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अब अमीबा आप जानते हैं अपनी शेप को चेंज करता रहता है, क्यों, क्योंकि जब उसे फूड की ज़रूरत होती है या मूवमेंट करनी होती है तो शेप को चेंज करके वो आगे बढ़ता है अपने फॉल्स फीट से। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है सेल को इनेबल करती है फूड को इनटेक करने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अदर मटेरियल्स को टेक करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या है आपकी, कि प्लांट सेल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये सेल वॉल है कहाँ पाई जाती है, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। आपसे ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेल वॉल जो है एनिमल में क्यों नहीं पाई जाती, तो आप जैसे सभी जानते हैं एनिमल मूव कर लेते हैं लेकिन प्लांट सेल मूव नहीं कर पाती हैं। तो प्लांट्स को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, रेन से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, तो उनकी सेल्स के ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, एक रिजिड होती है, ब्लड कवरिंग होती है सेल वॉल की, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर किसकी कवरिंग होती है, सेल वॉल की। सेल वॉल क्या काम करती है, लाइट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही होती है। और प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल बनती है वो किसकी बनती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। वैन ए लिविंग सेल, जब एक लिविंग सेल वाटर को लूज करती है ऑस्मोसिस के द्वारा, तो जो श्रिंकेज होता है, या तो क्या होता है श्रिंकेज, हमारी जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है क्योंकि उसका वाटर जो है लॉस
लॉस हो गया है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। अब जो हमने ये आपको प्लाज्मोलिसिस और एंडोसाइटोसिस बताया है, इनके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्लाज्मोलिसिस क्या था, जब सेल ने श्रिंक हो गई है तो वो क्या हो गई? प्लाज्मोलिसिस। और एंडोसाइटोसिस क्या था? जब सेल फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वो सेल एनगल्फ करती है अपने फूड को, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अब सेल वॉल क्या काम करती है? सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटेनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट ब्रस्टिंग। सेल वॉल क्या काम करती है? वो सेल प्लांट्स की, फंगी और बैक्टीरिया एक तो खड़े होने में उन्हें हेल्प करती हैं, दूसरा है कि जो वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम होता है उसे ब्रस्ट होने से बचाती है, मीन्स फटने से बचाती है। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने जैसे आपका इसके 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस हर सेल के सेंटर में पाया जाता है। और ये किस तरह का होता है? स्क्वायमॉश होता है, मीन्स गोलाकार होता है। और उसके बारे में जो आपको बताया था, न्यूक्लियस किसने फाइंड आउट किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब जो सेल की इसकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है हमें डीपली पढ़नी है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी हमें कई बार राइट डाउन करने के लिए आ जाती है। ये डार्क कलर का होता है, डार्कली लेयर्ड होती है। और जो न्यूक्लियस के बाहर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मीन्स जैसे सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन थी उसे हमने क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या रखती है? पोर्स रखती है। क्यों रखती है? विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। दिस इज़ टू द साइटोप्लाज्म विच वी टॉक अबाउट इन द सेक्शन। अब देखिए जो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस क्या है? क्रोमोसोम्स रखता है, विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, जो हम इजीली विजिबल होते हैं और रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशंस रखते हैं और पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए में क्या है? जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स क्या हैं? जीन्स ऐसी यूनिट हैं जो माता पिता के कैरेक्टर्स को उनके बच्चों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसलिए न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारे हेरिडिटरी में हेल्प करता है। अब जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो विजिबल होता है, एनलार्ज मास होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं पूरे न्यूक्लियस के अंदर। जब हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क ही है जो दूसरी सेल को बनने में हेल्प करता है। इसी की वजह से दूसरे क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो न्यूक्लियस प्ले करता है एक सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल, इसी प्रोसेस के द्वारा एक सिंगल सेल डिवाइड होती है 2 में। इट आल्सो प्ले ए क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what from it will exhibit its maturity। जैसे जैसे मैच्योरिटी सेल के अंदर आती है सेल फिर आपस में डिवाइड होती है, इसी से नई सेल बनती हैं। In some organisms like bacteria, nuclear region of the cell may be poorly defined। कुछ सेल्स में जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट रूप से नहीं शो करता है, तो उन सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट्स। और जिनके अंदर न्यूक्लियस है पूरा इजीली सीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या हो गए? जिनके अंदर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई देती है, मीनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। और जिनके अंदर इजीली दिखाई देती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। अब देखिए जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है प्रोकैरियोटिक सेल की,
इस सेल में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोइड है, तो बाहर की जब मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोइड। तो ये सब किसके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइटोप्लाज्म। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हमने न्यूक्लियस, और थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि प्लाज्म से मीनिंग यही आता है कि लिक्विड जो सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये पूरे के पूरे रीजन में, मतलब पूरे के पूरे जो सेल का रीजन होता है उसके अंदर भरा हुआ होता है। जो साइटोप्लाज्म है इज़ द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर पाया जाता है। इसी के अंदर हमारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इन प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन नहीं पाया जाता है। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर आल्सो एब्सेंट। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। जो मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस है वो वायरस के एग्जाम्पल के द्वारा इलस्ट्रेट होता है। जो वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन, जो वायरस के अंदर कमी किसकी पाई जाती है, मेम्ब्रेन्स की, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, इसलिए वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ की जो शो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये लिविंग बॉडी के अंदर एंड यूज इट शेल मकनरी टू मल्टीप्लाई, ये जो एक लिविंग बॉडी के अंदर ही क्या हो पाते हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। सो ये चैप्टर हमारा जो आज आपका हाफ हो चुका है। अब इसके जो मेन हैं सेल ऑर्गेनल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो इस चैप्टर में 3 मैंने आपको मेन कंसेप्ट बताए हैं, जो क्या क्या बताए हैं, एक तो आपको न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तीनों सॉल्यूशन को अच्छे से आप रीड पढ़ेंगे, कौन कौन से, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो थैंक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड योर डाउट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर स्टडी फॉर विजडम क्लासेस। इसके नोट्स PDF इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक्स।